सुबह का सूरज गांव के तालाब पर सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे और मिट्टी के घरों से धुआं उठने लगा था। गांव के एक छोर पर बनी छोटी सी झोपड़ी में राघव की आंख खुली। उसने आंगन में रखी चाक और मिट्टी के ढेर को देखा और चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान आ गई। वो उठा, उसने हाथ मुंह धोया और चुपचाप चाक के पास जाकर बैठ गया। उसकी उंगलियां गीली मिट्टी को सहलाने लगीं और चाक धीरे धीरे घूमने लगा। उसे पता था कि आज बहुत काम करना है, क्योंकि कल मंदिर के लिए ईंटों की डिलीवरी देने का वादा किया था। आज सुबह सुबह मन लगाकर काम कर लूं तो शाम तक 20 मटके और 100 ईंटें तैयार हो जाएंगी। फिर कल सुबह बैलगाड़ी पर लाद कर मंदिर पहुंचा दूंगा। पिताजी की दवा का पैसा भी मिल जाएगा और माँ के लिए एक अच्छी साड़ी भी ले आऊंगा। तभी पीछे से खांसने की आवाज आई और राघव के पिता राम प्रसाद धीरे धीरे आंगन में आए। उनकी कमर झुक चुकी थी, चेहरे पर बीमारी की थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में बेटे के लिए गहरा प्यार था। वे धीरे धीरे राघव के पास आकर बैठ गए। बेटा, सुबह सुबह ही काम पर लग गया। अभी तो सूरज भी ठीक से नहीं निकला, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। तेरी सेहत का क्या ठिकाना। मैं तो चाहता हूँ कि तू थोड़ा सुस्ता ले, लेकिन तू है कि सूरज से पहले उठकर चाक पकड़ लेता है। पिताजी, आराम तब करूंगा जब हमारी गुजर बसर की चिंता खत्म हो जाए। मंदिर वालों को ईंटें समय पर देनी हैं, नहीं तो अगली बार कोई और कुम्हार काम ले जाएगा। आप जाइए, अपनी दवा ले लीजिए, मैं काम करता हूँ। तभी रसोई से राघव की माँ सावित्री हाथ में गर्म पानी का लोटा लिए बाहर निकली। वे सीधे राघव के पास आईं और उन्होंने लोटा उसके हाथ में थमा दिया। उनके चेहरे पर चिंता और ममता दोनों साफ दिख रही थी। लो बेटा, पहले गर्म पानी पी लो। सुबह सुबह खाली पेट काम करने से तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि पहले कुछ खा पी लिया करो, फिर अपनी मिट्टी और ईंटों से दोस्ती करना। तू अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेगा तो हम दोनों बूढ़ों को कौन देखेगा। माँ, आप दोनों फिक्र मत किया करो, मैं जवान हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी मेहनत का वक्त है, आराम तो बाद में भी कर लूंगा। आप जाइए, पिताजी के साथ बैठिए। इतने में अंदर से एक आलस भरी और झुंझलाती हुई आवाज आई। मोहन, जो राघव का छोटा भाई था, अभी तक चारपाई पर पड़ा करवटें बदल रहा था। उसे सुबह सुबह शोर सुनाई दिया तो वो बड़बड़ाया। भैया, इतनी सुबह सुबह इतना शोर मत करो। पूरी रात मैं सो नहीं पाया, कुत्ते भौंकते रहे और अब तुम लोगों ने भी चैन से सोने नहीं देना। अभी तो सूरज भी ठीक से नहीं निकला और तुम चाक चलाने लगे। मुझे थोड़ी देर और सोने दो, बाद में उठकर काम कर लूंगा। मोहन, सूरज सिर पर चढ़ाया है और तू अभी तक सोने की बात कर रहा है। उठ, आंखें मल और देख बाहर कितनी धूप हो गई है। मैं तुझे कितनी बार समझा चुका हूँ कि ठाकुर साहब की मीठी बातों में मत आ। आज मेरे साथ चल, मैं तुझे दिखाता हूँ कि कैसे मिट्टी से ईंट बनती है। भैया, तुम अपनी मेहनत करते रहो, मैं अपनी किस्मत आजमा रहा हूँ। ठाकुर साहब ने मुझसे कहा है कि अगर मैं उनके कहे अनुसार थोड़ा सा काम कर दूं, तो वे मुझे इतना पैसा देंगे कि हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। तुम हर वक्त एक ही रट लगाए रखते हो, मेहनत, ईमानदारी। लेकिन जमाना बदल गया है, आजकल वही आगे बढ़ता है जो मौका पहचानता है। मोहन की बातें सुनकर राघव का मन उदास हो गया। उसने चाक घुमाना बंद कर दिया और मोहन की तरफ देखा। उसे अपने भाई के भविष्य की चिंता सताने लगी। तभी राम प्रसाद ने मोहन को बुलाया। मोहन बेटा, जरा इधर आ। तू अभी छोटा है, दुनिया को नहीं जानता। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप की बातों में हमेशा कोई ना कोई चाल छुपी होती है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो मीठी बातों से गरीबों को फंसाते हैं और फिर उनकी जमीन, उनका घर सब हड़प लेते हैं। तू जानता है पिछले महीने रमेश किसान की जमीन कैसे गई। ठाकुर ने उसे दोस्ती का झांसा दिया और फिर कर्जे के जाल में फंसाकर उसकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया। पिताजी, आप तो हर बात में बुराई ही ढूंढते हो। ठाकुर साहब मुझसे बहुत प्यार से बोले। उन्होंने कहा कि मैं होशियार हूं और मुझे आगे बढ़ना चाहिए। वो रमेश वाली बात अलग है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। बस एक मौका चाहिए, फिर देखना मैं कैसे पूरे परिवार की किस्मत बदल देता हूँ। ये कहकर मोहन फिर से चारपाई पर लेट गया और चादर ओढ़ ली। राघव ने पिता की तरफ देखा।
रामप्रसाद ने गहरी सांस छोड़ी और सिर झुका लिया। सावित्री की आंखों में चिंता के आंसू तैर गए। कुछ देर बाद राघव का दोस्त सोहन हाथ में हंसिया लिए वहां आ पहुंचा। सोहन का चेहरा खुशी से चमक रहा था। राम राम भाई राघव, क्या हालचाल है? सुबह सुबह इतने गुमसुम क्यों बैठे हो? मैं तो सोच रहा था कि आज तुम खुश होंगे। मंदिर वालों ने तुम्हारी ईंटों की तारीफ की है। मैंने सुना है कि उन्होंने कहा कि राघव जैसा कारीगर पूरे जिले में नहीं है। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कहानी कह रहा है। क्या बात है? सोहन, तू तो जानता ही है, मोहन पर मेरी एक नहीं चलती। आज फिर से ठाकुर की हवेली जाने की जिद कर रहा है। कहता है कि ठाकुर ने उसे बड़ा काम देने का वादा किया है। मुझे डर लगता है कि कहीं वो ठाकुर के जाल में न फंस जाए। तूने देखा है ना, ठाकुर ने अब तक कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। मुझे समझ नहीं आता कि मोहन को कैसे समझाऊं। भाई, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं, लेकिन मोहन को जबरदस्ती रोकना भी ठीक नहीं है। कभी कभी इंसान को खुद ठोकर खाने के बाद ही समझ आता है। हाँ, हम उस पर नजर जरूर रख सकते हैं। चल, तू फिक्र मत कर, हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। अभी तू अपना काम जारी रख, मैं खेत से आता हूं, फिर तुझसे बात करूंगा। सोहन की बातों से राघव को थोड़ी ढांढस बंधी। वो फिर से चाक चलाने लगा। दोपहर होते होते राघव ने कई मटके तैयार कर लिए और ईंटों के साँचे भरने शुरू कर दिए। तभी आसमान में अचानक बादल घिर आए और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। राघव घबरा गया। उस तिरपाल से ईंटों को ढकने की कोशिश की, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि देखते ही देखते सब कुछ भीग गया। कच्ची ईंटें गलकर मिट्टी बन गईं और कई मटके टूट गए। राघव बारिश में भीगता हुआ अपनी मेहनत को बर्बाद होते देखता रहा। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? पूरे महीने की मेहनत एक पल में पानी में बहा दी। मंदिर के लिए ईंटों का ऑर्डर पूरा करना था, कल डिलीवरी देने का वादा किया था। अब क्या जवाब दूंगा? ग्राहक भरोसा करके काम देता है और मैं अपनी मजबूरी बताकर उसे निराश करूं? यह ठीक नहीं होगा। भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सावित्री और रामप्रसाद दरवाजे पर खड़े हाथ जोड़े खड़े थे। सावित्री की आंखों से आंसू बह रहे थे और रामप्रसाद बार बार भगवान का नाम ले रहे थे। गांव के सरपंच श्याम सुंदर वहां से गुजरे तो उन्होंने बर्बाद ईंटें देखी और राघव के पास आए। राघव, ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा, इतनी मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन अब घबराने से कुछ नहीं होगा। तू हिम्मत रख, मैं ठाकुर साहब से बात करके देखता हूँ। शायद वे मंदिर के ऑर्डर की तारीख आगे बढ़वाने में मदद कर दें। लेकिन तू जानता है, ठाकुर साहब बिना शर्त के कोई मदद नहीं करते। फिर भी एक कोशिश करता हूँ। तू घर जा, भीगना मत। बुखार हो जाएगा तो फिर काम कौन करेगा? सरपंच जी, आपकी बहुत मेहरबानी, लेकिन मुझे ठाकुर साहब की मदद नहीं चाहिए। उनकी हर मदद के पीछे कोई न कोई कीमत छुपी होती है। मैं फिर से मेहनत करूंगा, रात दिन एक करके फिर से ईंटें बनाऊंगा। बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। सरपंच अनमने भाव से सिर हिलाकर चले गए। शाम ढलते ढलते मोहन ठाकुर की हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के बड़े से दरवाजे पर विक्रम खड़ा मिला। आओ मोहन, तुम्हारा ही इंतजार था। पिताजी ने तुम्हारे लिए खास योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि तुम बहुत होशियार हो और तुम्हें एक जिम्मेदारी देनी चाहिए। अंदर चलो, पिताजी अपने कमरे में हैं। लेकिन सुनो, जो भी बात हो उसे ध्यान से सुनना और बिना सोचे समझे मना मत करना। विक्रम भैया, मैं तो पहले से ही सोच कर आया हूं। मुझे पता है कि ठाकुर साहब गरीबों का भला चाहते हैं। अगर वो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं तो मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। चलिए जल्दी चलते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन सा बड़ा काम है। अंदर ठाकुर वीरेंद्र प्रताप एक बड़ी कुर्सी पर बैठे थे। उनका व्यक्तित्व रोबीला था और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ठाकुर ने मोहन को देखा और कृत्रिम मुस्कान बिखेरी। आओ मोहन बेटा, आओ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारे भाई राघव का काम तो बारिश में बर्बाद हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे एक नए गोदाम के लिए मजदूर चाहिए। अगर तुम मेरे लिए कुछ काम कर दो तो मैं तुम्हारी सारी आर्थिक तंगी दूर कर दूंगा और तुम्हारे पिता का पुराना कर्ज भी माफ कर दूंगा। मोहन को लालच आ गया।
उसने ठाकुर की असलियत नहीं पहचानी और हाँ कर दी। बाहर निकलकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ पैसे और इज्जत की तस्वीरें घूम रही थीं। अगले दिन गांव के चौपाल पर अरुण शर्मा नाम का एक नया चेहरा नजर आया। वो शहर से आए वित्तीय सलाहकार थे और गांव वालों को बचत, सही कीमत और मुनाफे के बारे में समझाने आए थे। चाची गौरी, राघव, सोहन और कई गांव वाले वहां जमा थे। भाइयों और बहनों, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाते हैं? देखिए, मुझे पता है कि यहाँ ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, पैसा एक बीज की तरह है। अगर आप इसे सही जगह सही समय पर बोएंगे तो ये एक दिन बड़ा पेड़ बनेगा, लेकिन अगर आपने लालच की मिट्टी में ये बीज डाल दिया तो उसमें से सिर्फ कांटे ही उगेंगे। अरुण भैया, आपकी बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम गरीब लोगों की कमाई ही इतनी कम होती है कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती है। ऐसे में बचत कैसे करें? हम तो यही सोचते हैं कि आज कमाया आज खा लिया। बचत के लिए पैसे कहाँ से बचेंगे? राघव, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। बचत करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही आदत की जरूरत होती है। मान लो तुम दिन भर में 10 ईंटें बनाकर 100 रुपए कमाते हो। अगर तुम हर दिन उसमें से सिर्फ 5 रुपए अलग रख लो तो महीने के आखिर में तुम्हारे पास 150 रुपये जमा हो जाएंगे। साल भर में ये 1800 रुपये हो जाएगा। और अगर तुम ये पैसा किसी अच्छी जगह निवेश कर दो तो ये बढ़ता जाएगा। गरीबी इसलिए नहीं है कि कमाई कम है, गरीबी इसलिए है कि हम अपनी कमाई का सही हिसाब नहीं रखते। लेकिन भैया, हमारे गांव में तो ठाकुर साहब ही सब कुछ हैं। वे कहते हैं कि मौका मिले तो दाम दुगना करके माल बेचो। अब आप कहते हैं बचत करो और सही दाम रखो। इसमें से सही क्या है? सोहन, व्यापार में मुनाफा कमाना गलत नहीं है, लेकिन मुनाफे का एक नैतिक पहलू भी होता है। अगर तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर दुगना दाम लेते हो तो आज तो पैसा कमा लोगे, लेकिन कल वह ग्राहक कभी नहीं आएगा। और सिर्फ वही नहीं, वह 10 और लोगों को बताएगा कि तुमने उसे लूटा। इस तरह तुम्हारा ग्राहक खत्म हो जाएगा। अगर तुम ईमानदारी से सही दाम रखते हो तो ग्राहक बार बार आएगा और नए ग्राहक भी लाएगा। यही असली व्यापार है। अरे भैया, तुम तो बड़ी अच्छी बातें करते हो। हमारे गांव में तो ऐसी बातें कभी किसी ने नहीं सिखाई। लेकिन भैया, हमारा ठाकुर इतना ताकतवर है कि उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो वो हमें कर्ज नहीं देगा, खेत का पानी बंद करवा देगा। ऐसे में क्या करें? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन इसका हल भी है। जब तक आप लोग अलग अलग रहेंगे, ठाकुर आप पर हावी रहेगा। लेकिन अगर आप सब मिलकर एक समूह बना लें, एक बचत समिति बना लें, तो किसी ठाकुर के कर्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आपस में एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। राघव, तुम समझदार हो, तुम क्यों नहीं इसकी शुरुआत करते? मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। अरुण शर्मा की बातें राघव के दिल में उतर गईं। उसने सोहन की तरफ देखा और सोहन ने हामी में सिर हिलाया। सभा खत्म होने के बाद राघव और सोहन ने अरुण शर्मा से अलग से बात की। अरुण भैया, आपने जो बचत समिति की बात कही, मैं उसे शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि ठाकुर साहब इसे कामयाब नहीं होने देंगे। वो चाहेंगे कि लोग उन्हीं पर निर्भर रहें। हम कैसे शुरुआत करें? डरो मत राघव, शुरुआत छोटी करो। पहले अपने आस पड़ोस के भरोसेमंद लोगों को जोड़ो। उन्हें समझाओ कि हर हफ्ते थोड़ी सी रकम जमा करने से धीरे धीरे बड़ी पूंजी बनती है। मैं तुम्हें एक बही खाता बनाना सिखाऊंगा, जिसमें सबका हिसाब लिखा रहेगा। पारदर्शिता से लोगों का भरोसा बढ़ेगा। और हाँ, ठाकुर के डर से निकलने का एक ही रास्ता है, एकता। जब पूरा गांव एक साथ खड़ा होगा तो ठाकुर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगली सुबह मोहन ने ठाकुर के कहे अनुसार गांव वालों को योजना के बारे में बताना शुरू किया। वो चौपाल पर गया और कुछ लोगों को इकट्ठा किया। सुनो गांव वालों, ठाकुर साहब ने हमारे लिए बहुत अच्छी योजना निकाली है। जो भी अपनी जमीन के कागजात उनके पास गिरवी रखेगा, उसे बिना ब्याज के कर्ज मिलेगा। ये सुनहरा मौका है, इसे हाथ से मत जाने दो।
मैंने तो खुद ठाकुर साहब से बात की है, वे सच में हमारी मदद करना चाहते हैं। कुछ गांव वाले लालच में आ गए, लेकिन चाची गौरी वहां खड़ी थी। उन्होंने तुरंत सवाल उठाया। अरे मोहन, तू तो अभी बच्चा है, ठाकुर की बातों में मत आ। बिना ब्याज के कर्ज कोई नहीं देता। जरूर कुछ न कुछ चाल है। तू अपने भाई से पूछ, वो समझदार है। जमीन के कागजात दे दिए तो फिर वापस मिलना मुश्किल है। मैंने रमेश किसान को देखा है, उसकी जमीन गई और अब वो मजदूरी करता है। लेकिन गांव वालों के मन में संदेह बैठ गया। ज्यादातर लोगों ने मोहन की बात को गंभीरता से नहीं लिया। मोहन निराश होकर लौटा। उधर ठाकुर ने जब देखा कि मोहन से कोई खास फायदा नहीं हुआ, तो उसने दूसरी चाल चली। उसने विक्रम को बुलाया। विक्रम, ये मोहन तो नाकाम रहा। अब तुम जाओ और गांव वालों को समझाओ, लेकिन ध्यान रहे हमें जमीनों पर कब्जा करना है। जो भी कागजात लाओ उसे संभाल कर रखो। और हाँ, राघव की ईंटें बर्बाद हो गई हैं, वो मंदिर का ऑर्डर समय पर नहीं दे पाएगा। तुम मंदिर के महंत से मिलो और कहो कि राघव ने जानबूझकर काम में कोताही की। फिर देखो कैसे राघव बदनाम होता है। पिताजी, ये सब ठीक नहीं है। हम क्यों किसी गरीब की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं? राघव ने हमारा क्या बिगाड़ा है? मैं ये सब नहीं करूंगा। चुप! तुम मेरी बात काटने लगे। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और आज तुम मुझे सिखा रहे हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा। जाओ, वही करो जो मैंने कहा है। विक्रम चुपचाप वहां से चला गया। उसका मन बहुत अशांत था। उसे अपने पिता की बातें अब गलत लगने लगी थी, लेकिन पिता के डर से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो सीधे गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तभी वहां से राघव और सोहन गुजरे। अरे विक्रम भैया, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? सब ठीक तो है? राघव, मैं बहुत परेशान हूँ। पिताजी जो कर रहे हैं वो गलत है। उन्होंने मोहन को बहकाकर गांव वालों को फंसाने की कोशिश की और अब मुझे भेज रहे हैं कि मंदिर वालों से तुम्हारी शिकायत कर दूं। लेकिन मैं ये सब नहीं करना चाहता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। विक्रम भैया, आपने सच बोलकर बहुत बड़ा काम किया है। आप अंदर से अच्छे इंसान हैं। बस आपको अपने डर पर काबू पाना होगा। अगर हम सब मिलकर सच के साथ खड़े हों तो ठाकुर साहब का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप चाहें तो हमारी मदद कर सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पिताजी से डर लगता है। फिर भी मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता। बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? विक्रम भैया, आप बस इतना करो कि ठाकुर साहब की हर चाल की खबर हमें देते रहो। हम गांव वालों को सचेत कर देंगे और जब सही वक्त आएगा तब आप पंचायत में सच बोल देना। सच्चाई के आगे कोई नहीं टिक सकता। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन राघव, एक बात बताओ, तुम्हारी ईंटों का क्या होगा? मंदिर वालों को तो कल डिलीवरी देनी थी ना? हाँ, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया। मैंने सोचा है कि कल सुबह मंदिर जाकर महंत जी से माफी मांगूंगा और सारी सच्चाई बता दूंगा। झूठ बोलकर समय टालने से अच्छा है कि सच मान लिया जाए। शायद वे समझ जाएं और थोड़ा और वक्त दे दें। तुम बहुत ईमानदार हो राघव। मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी भी तुमसे कुछ सीखें। खैर, अब मैं चलता हूँ, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विक्रम के जाने के बाद राघव और सोहन ने राहत की सांस ली। उन्हें एक सहयोगी मिल गया था। शाम को राघव ने अपने परिवार को बताया कि वो अगले दिन मंदिर जाएगा। मोहन चुपचाप सुन रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। भैया, मुझे माफ करो। मैं ठाकुर के बहकावे में आ गया था। आज जब चाची गौरी ने मुझे समझाया तो मेरी आंखें खुली। मैंने गांव वालों से झूठ बोला। मैं कल उनसे माफी मांगूंगा और सच बता दूंगा। मोहन, तूने अपनी गलती मान ली। ये बहुत बड़ी बात है। अब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। कल सुबह मैं मंदिर जाऊंगा और तू गांव वालों को सच बता दे। फिर देखते हैं ठाकुर क्या करता है। रात को मोहन सो नहीं पाया। उसे ठाकुर की बातें याद आ रही थी और अपनी मूर्खता पर गुस्सा आ रहा था। तभी उसे लगा कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। बाहर निकलकर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, जंगल में माँ पुनीता के पास 3 बक्से हैं। उनमें अनमोल खजाना है। जो उन्हें ले आएगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। मोहन को लगा कि ये ठाकुर की ही चाल है, लेकिन लालच ने फिर दस्तक दी।
उसने सोचा कि अगर वो बक्से ले आया तो शायद अपनी गलती की भरपाई कर सके। वो रात में ही जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में अंधेरा था, दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। मोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन लालच ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। आखिरकार वो माँ पुनीता की झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा दिया जल रहा था। माँ पुनीता चुपचाप बैठी थी। आओ बेटा, मैं जानती थी कि तुम आओगे, लेकिन जिस नीयत से आए हो वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। अंदर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये 3 मिट्टी के बक्से हैं। ये कोई साधारण बक्से नहीं, ये इंसान के मन की सच्चाई को दर्पण की तरह दिखाते हैं। जो इन्हें साफ दिल से खोलेगा उसे आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन जो लालच से खोलेगा उसे अपनी ही करनी की सजा मिलेगी। माँ, मैं ठाकुर के कहने पर यहाँ नहीं आया। मुझे एक चिट्ठी मिली थी, लेकिन सच कहूं तो मेरे मन में अब भी लालच है। मैं सोचता हूँ कि अगर ये बक्से मिल जाए तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी और मैं अपने भाई की मदद कर पाऊंगा। क्या मैं एक बक्सा ले जा सकता हूँ? बेटा, तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, लेकिन याद रखो, हर चीज की कीमत होती है। लो, एक बक्सा उठाओ और खोलो, लेकिन जो होगा उसके लिए तैयार रहो। मोहन ने कांपते हाथों से एक बक्सा उठाया और धीरे से खोला। अंदर से गाढ़ा धुआं निकला। जब उसे होश आया तो वो झोपड़ी के बाहर पड़ा था और माँ पुनीता उसके पास बैठी थी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने अपना असली चेहरा देख लिया। मैं कितना लालची और मूर्ख था। अब मैं समझ गया कि असली खजाना मेहनत और ईमानदारी है। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। बेटा, तुम्हें समझ आ गया, यही बहुत है। जाओ, अपने भाई के पास जाओ और उसका साथ दो। ठाकुर से सावधान रहना, वह अब और खतरनाक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सच के साथ रहे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।